जैक बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 11th के लिए इंग्लिश कोर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबके लिए इंग्लिश कोर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है हॉर्नबिल का है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह ने अपने और अपनी दादी के रिश्ते के बारे में बताया है। ये अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो इस जगह पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, द स्टोरी इज एन अकाउंट ऑफ वार्म रिलेशनशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज। ऑप्शन आपको दे देगा मदर, फादर, फ्रेंड, ग्रैंड मदर। मान लेते हैं 4 ऑप्शन है, तो आपको आंसर ध्यान में रहना चाहिए ग्रैंड मदर। तो ये दादी और पोते की कहानी है। तो खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग्स। ग्रैंड मदर जब गांव में रहती थी तो अपने कुत्ते को या रास्ते में मिलने वाले कुत्ते को वो क्या खिलाती थी हर दिन? आंसर है स्टेल चपातीज, बासी रोटी वो हर दिन खिलाती थी। वो एक धार्मिक औरत थी और हमें पता है, हमारे धर्म में बताया गया है कि जानवरों को रोज कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। नेक्स्ट है, whom did the grandmother feed bread crumbs in the town। बाद में हमें पता है कि वो शहर चली जाती है और वहां पे डॉग्स नहीं थे क्योंकि वो बाहर नहीं निकलती थी, घर में ही रहती थी। तो घर में बैठे बैठे वो किस जानवर को रोटी का टुकड़ा खिलाती थी? आंसर होगा स्पैरोज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे मैंने ऑप्शन रखा है आपके सामने क्योंकि आंसर ऑल द अबव आने वाला है। तो क्वेश्चन है, What disturbed the grandmother when खुशवंत सिंह started going to city school। जब खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ शहर आ बसते हैं और वहां पे जब वो स्कूल जाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो दादी को किस बात से तकलीफ था? ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन है, शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज लेसन्स। वो पढ़ाने में मदद नहीं कर पाती है। गांव में हमें पता है वो पढ़ाई लिखाई में मदद करती थी अपने पोते का। दूसरा है नंबर बी, दे टॉट साइंस इंस्टीड ऑफ स्पिरिचुअल स्टडीज। दादी को यह तकलीफ था कि स्कूल में विज्ञान पढ़ाया जाता है, ना कि धर्म के बारे में, ना कि अध्यात्म के बारे में। तीसरा है दे टॉट म्यूजिक, कि वो लोग संगीत सिखाते थे बच्चों को। और चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव। तो अगर आप कहानी पढ़ें तो आप जानते हैं कि दादी को इन तीनों बातों से तकलीफ थी कि वहां पे दादी उनको पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी, दूसरा वहां पे विज्ञान पढ़ाया जाता था, धर्म नहीं, और तीसरा वहां पे संगीत सिखाया जाता था जिसके दादी सख्त खिलाफ थी। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। ये सारे कारण थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ ग्रैंड मदर इन द सिटी वाज। शहर में जब दादी थी उनका सबसे अच्छा पल कौन सा होता था? आंसर है फीडिंग द स्पैरोज, जब वो गौरैये को रोटी खिलाती थी। आपको पता है कि बहुत सारे गौरैये, हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज उनके आसपास आ जाती थी, उनके कंधे पे बैठ जाती थी, सर पे बैठ जाती थी और वो बड़े प्यार से गौरैये को रोटी खिलाती थी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप ऑफ खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। कि दोनों की दोस्ती थी खुशवंत सिंह और दादी की, उसमें एक टर्निंग पॉइंट क्या था, एक अहम मोड़ क्या था? तो आंसर है, बोल्ड करके मैंने लिखा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिज एडमिशन इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। कि जब वो शहर आ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं, तो ये उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था, उनके रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट था दादी और पोते का। तो ये फर्स्ट चैप्टर से मैंने 5 क्वेश्चन लिया आपके लिए। सेकंड चैप्टर आते हैं, फोटोग्राफ, एक कविता है। तो बुक में चैप्टर नंबर अलग तरीके से दिया है, पोएम को चैप्टर में काउंट नहीं किया है, पर आपकी सहूलियत के मैंने इसको चैप्टर समझ के ही बनाया है। तो चैप्टर नंबर 2 और फोटोग्राफ जो सीक्वेंस में बुक में आपको मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। कार्डबोर्ड क्या चीज को दर्शाता है? आंसर है फोटोग्राफ। तो जहां पे भी आपको कार्डबोर्ड दिखेगा इस कविता में, उसका मतलब है फोटोग्राफ, तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड। कैमरा में क्या तस्वीर लिया गया था? यहां पे आपको बता दे, अंकल ने तस्वीर लिया था। तो तस्वीर में क्या आया था? 3 गर्ल्स ऑन अ सी साइड हॉलीडे। 3 छोटी लड़कियां थी, टीनेजर्स गर्ल्स थी, जो समुद्र के सामने खड़े होकर पोज दे रही थी, फोटो ले रही थी। और आपको बता दें, इसमें जो एक लड़की थी बीच में खड़ी, बेटी और डॉली के बगल में, वो पोएट की मदर है, जिनके बारे में ही उन्होंने ये कविता लिखा है।
तो पोएट की मदर अभी बहुत कम उम्र की है और उनका फोटो यहाँ पे है। तस्वीर में वो कम उम्र की है, असल में वो मर चुकी हैं और उनका पुराना तस्वीर उनकी बेटी देख रही है। इसी कविता में एक बड़ा डिफिकल्ट लाइन है। मैं उम्मीद करता हूं ना डिफिकल्ट क्वेश्चन झारखंड बोर्ड ना पूछे, लेकिन फिर भी क्योंकि डिफिकल्ट है मैंने सामने रखा है। बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, एक सेंटेंस है कविता से ही। व्हाट डज रे मीन्स हियर, तो इस तरह का भी क्वेश्चन कम से कम एक या दो रहेगा। लाइन दिया रहेगा, वहां पे कोई एक वर्ड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे अरे, इसका मीनिंग पूछ देगा कि अरे का मतलब क्या है। 4 ऑप्शंस दिया रहेगा और आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पे आंसर सीधा है डिस्टॉर्टेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ लाइफ डज द पोएम रिफ्लेक्ट, इस पूरे कविता में कौन सा यूनिवर्सल ट्रुथ बताया है कवि ने, किस यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में उन्होंने चर्चा की है। आंसर है द ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि इंसान का जो जीवन है बहुत ही क्षणिक है। इज कॉन्ट्रास्टेड विद द परमानेंस ऑफ नेचर, कि नेचर के सामने जो कि परमानेंट है, हमेशा रहेगा, मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, बहुत क्षणिक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु आर द पीपल इन द फोटोग्राफ, तो ये पहले भी मैंने समझाया है कि उस तस्वीर में किनका किनका पिक्चर है। तो आंसर है बेटी, डॉली और द मदर ऑफ द पोएट, कवि की मां है। और बेटी और डॉली ये दोनों कौन है, मदर जो है इनकी कजन सिस्टर्स हैं, दोनों कजन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ईयर्स अगो द पोएट्स मदर डाइड, लगभग कितने साल पहले पोएट की मां मरी हैं। तो एग्जैक्ट आंसर बुक में नहीं है, पर लाइन से हमें पता चलता है कि तकरीबन 12 साल की यहाँ पे उनकी मां थी जब वो तस्वीर लिया गया था, और उतना ही वर्ष बीत चुका है उनके मृत्यु को भी, मतलब 12 साल हो चुके हैं उनकी मां की मृत्यु को हुए। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया मैंने 6। अगला चैप्टर आते हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो एक लंबा सा चैप्टर है जहां पे एक गॉर्डन कुक है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं, और एक कैप्टन कुक था उनका, और पानी के रास्ते से पूरा दुनिया वो भ्रमण करना चाहते हैं, लेकिन बीच में तूफान आता है, उनका जहाज टूट जाता है, साथ में उनका बेटा है, बेटी है, वाइफ है। तो इसके आसपास यहाँ पे से क्वेश्चंस मैंने लिया है। और आपको बता दें, झारखंड बोर्ड में हु पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव, हु से काफी सारा क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, हु इज गॉर्डन कुक। आंसर है कैनेडियन ओलंपिक सेलर एंड राइटर। तो वो एक ओलंपिक सेलर है। सेलर मतलब क्या होता है, नाव चलाने वाले, नाविक। और राइटर तो आपको पता ही है, लेखक। क्वेश्चन नंबर 2 है, गॉर्डन कुक वांटेड टू डुप्लीकेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ विच सेलर, कि गॉर्डन कुक किनके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करना चाहते थे। डुप्लीकेट का मतलब यहाँ पे बराबरी करना। आंसर है कैप्टन जेम्स कुक। तो पहले मैंने बताया था कि जेम्स कुक बहुत पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, पूरा दुनिया का भ्रमण करना पानी से। उसकी बराबरी जो करना चाहते हैं वो भी हैं गॉर्डन कुक। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेशल बोट, BOAT, बोट ऑफ गॉर्डन कुक। तो गॉर्डन कुक ने बहुत रिसर्च करके एक विशेष नाव बनवाया था, जिससे वो समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया घूमना चाहते थे। उस नाव का नाम क्या था, यह पूछा गया है। तो आंसर है वेव वॉकर। वेव मतलब आपको पता है, जल तरंग, उस पे चलने वाला। अगला प्रश्न, ऑन व्हाट डेट अ जायंट वेव स्मैश द वेव वॉकर। किस तारीख को एक बड़ा सा समुद्री तूफान आके टकराता है वेव वॉकर बोट से। आंसर है 2 जनवरी। तो 1 जनवरी उन लोगों का ठीक ठाक बीता था, 2 जनवरी उनके ऊपर आफत आ जाती है, जब वहां पे उनके नाव के ऊपर एक बड़ा सा वेव आके गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 एक्सपर्ट्स ऑफ द वेव वॉकर टू हेल्प मिस्टर कुक। मिस्टर कुक ने 2 एक्सपर्ट भी रखा था, तो वो 2 एक्सपर्ट कौन थे ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर है, बुक में हम लोग आमतौर पे लैरी और हर्ब देखेंगे प्रयोग किया हुआ, पर पूरा नाम है लैरी विजल और हर्ब सीगलर। तो याद रखेंगे लैरी और हर्ब, ये 2 एक्सपर्ट्स हैं जो नाव पे वहां पे है शामिल, इसलिए कि विशेष स्थिति में
इनकी मदद करें। तो इस तरह से चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। What was the name of the daughter and the son of Mr. Cook? मिस्टर कुक जो है उनका एक बेटा है और एक बेटी है जहाज पे, उनका नाम क्या है? तो आमतौर पे वहां पे सू वर्ड यूज किया गया है बेटी के लिए, जिसका पूरा नाम है सुजेन, और बेटे का नाम है जोनाथन, जो भी कभी कभी लिखा गया है। तो याद रखना है बेटी का नाम है सू और बेटे का नाम है जोनाथन। अगला क्वेश्चन ये मान के चलिए आपके एग्जाम में जरूर आएगा। एट विच आइलैंड द वेब वॉकर क्रू मेंबर्स फाउंड शेल्टर एट लास्ट? कि कहानी के अंत में जब जहाज टूट चुका है, किस महाद्वीप या उपद्वीप तक, आइलैंड किस उपद्वीप तक पहुंचता है उनका टूटा फूटा जहाज, जहां पे इन सब के जीवन को बचाया जा सका कैप्टन कुक के द्वारा? तो आंसर है आइल एम्स्टरडैम। यहाँ पे फ्रांस का कब्जा है, फ्रांस के वैज्ञानिक वहां पे रहते हैं और आइलैंड, इस द्वीप का नाम है आइल एम्स्टरडैम। नेक्स्ट आते हैं अगला चैप्टर। ये काफी डिफिकल्ट चैप्टर है समझने के लिए बच्चों के लिए, फिर भी वहां से मैंने ऑब्जेक्टिव निकाला है, आप इसको देखें। लैंडस्केप ऑफ द सोल, फर्स्ट क्वेश्चन है यहां से। द चैप्टर शोज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। तो पश्चिम देश और पूरब देश के किस फर्क को दर्शाता है ये चैप्टर? आंसर है पेंटिंग्स। तो इस चैप्टर में आर्ट और पेंटिंग्स के बारे में बात की गई है, तो यहां पे इसका आंसर होगा पेंटिंग्स। नंबर 2, हु वाज हुदाउजी? हुदाउजी कौन थे? जैसे मैंने आपको बताया हु पे काफी प्रश्न आता है। आंसर है 18th सेंचुरी चाइनीज पेंटर। तो 18वीं शताब्दी में एक महान चाइनीज पेंटर थे, उनका नाम है हुदाउजी। अगला है दाओ मीन्स, चाइनीज वर्ड है, दाओ का क्या मतलब है? आंसर होगा पाथ। इतना भी याद रखना काफी है पाथ, या फिर और एक्स्ट्रा जानेंगे तो मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज सेंसुई मीन्स? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसुई का क्या अर्थ है? तो बड़ा आसान आंसर है माउंटेन एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 5 है वेस्टर्न पेंटिंग्स हैज बीन कॉल्ड फिगरेटिव बिकॉज? वेस्टर्न पेंटिंग को फिगरेटिव क्यों कहा गया है? तो आंसर है लाइक अ फोटोग्राफ इट रिप्रोड्यूसेस एन एक्चुअल व्यू। कि जैसे कि तस्वीर में, जैसा मोबाइल में आप लोग सेल्फी लेते हैं तो जो चीज है हूबहू वही दिखता है। तो वेस्टर्न पेंटिंग जो है चीजों को फिगरेटिव, मतलब एक पिक्चर के ऐसा, फिगर के ऐसा हूबहू दिखा देता है। लेकिन चाइनीज या एशियन पेंटिंग ऐसा नहीं करता, वो कॉन्सेप्चुअल होता है। याद रखिएगा, वेस्टर्न कैसा है? फिगरेटिव, और चाइनीज कैसा है? कॉन्सेप्चुअल। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इन द 1940s जीन डफेट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो एक स्कॉलर है जीन डफेट, उन्होंने किस कॉन्सेप्ट को सामने रखा था? तो आंसर है आर्ट ब्रूट। आर्ट ब्रूट क्या होता है? एक विशेष तरह का कला जिसमें टूटे फूटे बेकार चीजों को जोड़ तोड़ के खूबसूरत चीज का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं आर्ट ब्रूट। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, शायद आ जाएगा एग्जाम में। Who imagined about and made the rock garden possible at चंडीगढ़? चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है वो किसका कल्पना था और किसने उसको साकार किया? तो आंसर है नेकचंद। सिंपल सा आंसर है, अच्छे से याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 द चाइनीज लैंडस्केप इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोप वन इन। तो चाइनीज लैंडस्केप जो है यूरोपियन लैंडस्केप से कैसे अलग है? तो आंसर है बीइंग स्पिरिचुअल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले वेस्टर्न पेंटिंग कैसा होता है? फिगरेटिव। लेकिन चाइनीज पेंटिंग कैसा होता है? स्पिरिचुअल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। फिगरेटिव का उल्टा होता है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्सेप्चुअल वर्ड भी यहां पे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट रेफर्स टू। एक सेंटेंस है किताब से कि चाइनीज पेंटर जो है एक व्यू पॉइंट नहीं रखते, एक ओपिनियन नहीं रखते, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा द पेंटर लीव्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज आर्ट टू हिज व्यूअर। कि जो चाइनीज पेंटर है, एशियन पेंटर है, वो चाहते हैं जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं, वो उसको इंटरप्रेट करे अपनी तरीके से, खुद समझे। जो वेस्टर्न पेंटर्स हैं
वो क्या करते हैं कि जो उन्होंने पेंटिंग किया आप वही देखिए, वही समझिए जो वो बता रहे हैं। लेकिन एशियन या चाइनीज पेंटर का क्या था कि उन्होंने बना दिया जो देख के आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा, और हर आदमी अपना एक अलग अर्थ निकाल सकता है उनके पेंटिंग को देख के। तो ये फर्क है चाइनीज और वेस्टर्न पेंटिंग में। नेक्स्ट है, विच स्विस कमीशन ऑनर्ड नेकचंद? किस स्विट्जरलैंड के कमीशन ने नेकचंद को अवार्ड दिया, सम्मान दिया, पुरस्कार दिया? तो आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को का नाम आप सबने सुना ही होगा। तो इस तरह से चैप्टर खत्म होता है हमारा लैंडस्केप ऑफ द सोल, एक डिफिकल्ट चैप्टर। यहां से मैंने 10 क्वेश्चंस लिया है, आप इसको ध्यान से देखें, इसमें से आंसर्स क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको। और आखिरी चैप्टर आते हैं, द वॉइस ऑफ द रेन, एक कविता है। फर्स्ट क्वेश्चन, वॉल्ट विटमैन द पोएट बिलोंग्स टू विच कंट्री? जो वॉल्ट विटमैन है वो किस देश के हैं? तो आमतौर पे लोग ब्रिटेन समझ सकते हैं, पर क्योंकि ब्रिटेन में ज्यादा कवि होते थे, पर ये एक अमेरिकन पोएट है। क्वेश्चन नंबर 2, द टू वॉइसेस इन द पोएम बिलोंग्स टू हुम? कविता में दो अलग अलग आवाज आती है, दो अलग अलग स्पीकर है, तो वो दो अलग अलग स्पीकर कौन है? आंसर है द पोएट एंड द रेन। तो हम वहां पे देखते हैं कविता में पहले का 2 लाइन और अंतिम 2 लाइन वो कवि कह रहे हैं, लेकिन बीच का सारा लाइन वो बारिश हमसे बात करना है। और याद रखिएगा, इससे फिगर स्पीच पूछ सकता है अलंकार, कि यहाँ पे किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है जब बारिश बात कर रही है। तो आंसर क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। पर्सन सबसे बना पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, याद रखिएगा। बारिश बात करता है मानव के जैसा, तो वो हो गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है, द पोएट ड्रॉज ए पैरेलल बिटवीन द रेन एंड डैश बिकॉज दे बोथ ब्रिंग हैप्पीनेस एंड हैव एडमिरेशन ऑफ लिसनर्स। तो कवि ने बारिश की तुलना किस चीज से की है? आंसर है म्यूजिक। यहाँ पे पोयम भी ऑप्शन हो सकता है, पर आंसर आप लिखेंगे म्यूजिक। तो पोयम आपको कंफ्यूज करेगा, पर आंसर याद रखिएगा, बारिश की तुलना संगीत से की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम? तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा कम चांस है पूछने का, लेकिन ये जरूर जानना चाहिए क्योंकि आंसर बहुत छोटा इसका बन पा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन, जो वाटर साइकिल या रेन साइकिल आपने बचपन में पढ़ा होगा साइंस में, ये उसका आंसर है कि पूरा कविता में बताया गया है कि किस तरह से बारिश बनता है, बरसता है और क्या काम करता है। और अंतिम क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन, एक कविता का लाइन है, इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड इज, कि इस लाइन का क्या मतलब है, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। मीनिंग बेस्ड, मैंने बताया था वर्ड का भी मीनिंग पूछ सकता है, और अब बता रहा हूं कि पूरे सेंटेंस का भी मीनिंग पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो आंसर है अननोटिस्ड एंड सीजलेसली द वेपर राइज फ्रॉम द लैंड, कि बिना किसी के ध्यान में आए हुए निरंतर वो भेपर बन के, भाप बन के लगातार आसमान की ओर वो उठता रहता है। तो इस तरह से मैंने हर चैप्टर से 5 से 10 क्वेश्चन आपके लिए चुना है जो एग्जाम में आ जाना चाहिए, निश्चित आ जाना चाहिए। इसके अलावा मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जोड़ना चाहता हूं, हर चैप्टर, हर पोयम का राइटर का, पोएट का नाम आप जरूर याद करें, कम से कम 2 नंबर का जरूर पूछेगा। तो क्योंकि हर चैप्टर से आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जगह नहीं दिया, पर मैं आपको ओरल बता रहा हूं कि हर चैप्टर का पोएट का और ऑथर का नाम जरूर याद करें, कम से कम 2 नंबर का वो जरूर पूछेगा। तो इसके साथ मैं आज का क्लास 11th का पहला वीडियो समाप्त करता हूं, और आपका बहुत प्यार मिलता है, व्यूज मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, तो मैं बहुत ही जल्द बुक 2 का स्नैपशॉट्स का वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत पढ़िए, बहुत आगे बढ़िए।